हेलो दोस्तों, जैसा कि विलियन का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। देखिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अणु संख्या गुणधर्म पर। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, विलयन में हम लोगों ने द्विअंगी विलयन पढ़ा था। द्विअंगी विलयन में जो होता है द्रव द्रव का विलयन हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम के लिए, और गैस और द्रव का नियम हेनरी के लिए, और जो ठोस द्रव का विलयन होता है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म, है ना। आइए परिभाषा और परिभाषा से पहले एक बात समझ लेते हैं। देखिए, विलयन अगर कोई बना हुआ है तो उसमें निश्चित रूप से जो है दो अवयव होंगे, विलय और विलायक। ठीक है, अगर विलय ठोस है हमारा, अगर विलय हमारा क्या है, ठोस है, और विलायक हमारा द्रव है। मान लीजिए हमने इसमें नमक मिलाया हुआ है और नमक और ये पानी है। ठीक है, इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो हमारा बनेगा, चूँकि ये द्रवी विलयन का तो पार्ट है, लेकिन ठोस द्रव का विलयन हमारा बनेगा। ठीक है, और इसमें समझना ये है कि इसमें जो हमारा नमक घुला हुआ है ना, इसका जो गुण होगा वो इसके कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि इसका मात्रा कितना है ना, न कि इसकी प्रकृति पर। प्रकृति का अर्थ ये है कि ये, इससे मतलब नहीं है कि ये जो है कितना देर में घुल रहा है या कितना जल्दी घुल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। डिपेंड करता है कि ये कितनी मात्रा में मिलाया गया है, यानी कणों की संख्या पर। तो आइए परिभाषा हम लोग अणु संख्या गुणधर्म का देख लेते हैं। देखिए, लिखा है कि विलयन का वह गुण जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब ये जो विलय है ये कितनी मात्रा में मिलाया गया है ये इस पर डिपेंड करता है, इसकी प्रकृति पर नहीं, इसके नेचर पर नहीं। ये कैसा है स्वभाव का, इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल जो डिपेंड करेगा इस विलयन का जो गुण होगा वो कणों की संख्या पर, और यही हमारा कहलाता है क्या, अणु संख्या गुणधर्म। अगर अणु संख्या गुणधर्म की बात करते हैं तो इसमें हमको 4 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। जो पहला टॉपिक है वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, एक एक करके अभी हम लोग इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, उस पर आधारित प्रश्न भी लगाएंगे। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हिमांक का अवनमन। और जो चौथा टॉपिक होता है वो है आपका परासरण दाब। इन 4 टॉपिक का हम अध्ययन करने वाले हैं अणु संख्या गुणधर्म। तो जैसा कि पहला टॉपिक हमने लिखा हुआ है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को क्लियर समझेंगे। देखिए, वाष्प दाब क्या होता है इसको हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया हुआ है, पानी, और इस पानी पर हम क्या करें, टेम्परेचर अगर लगाएंगे, तापमान अगर हम देंगे तो पानी निश्चित रूप से भाप बनेगा, है ना, भाप बन करके ऊपर जाएगा। अब ये जो भाप बनता है इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प, है ना। इस पर जब हमने टेम्परेचर दिया तो कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर लग रहा होगा जिसकी वजह से ये भाप बना, और जिस ताप पर ये भाप बनना शुरू होता है उसको हम कहते हैं वाष्प दाब, है ना। और अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और अवनमन का मतलब होता है कमी। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मतलब इसके टेम्परेचर देने पर वाष्प दाब जो होगा उसमें कितनी कमी आएगी, इसी को हम लोग समझेंगे। और 2 चीज़ों के लिए समझेंगे। जब हमने शुद्ध विलायक रखा यानी केवल पानी रखा तो उस टाइम पर जो हमारा वाष्प दाब बनेगा यानी भाप बनेगा वो कितना तेज बनेगा, और जब हमने उसमें कोई नमक या चीनी या कोई ठोस पदार्थ मिलाया हुआ है उस टाइम जब वाष्प दाब बनेगा तो वो कितना जल्दी बनेगा, इसी बात को हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समझते हैं। तो आइए अब हम लोग वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये 2 कंटेनर है और एक में मैंने रखा हुआ है केवल पानी। ये केवल क्या है, पानी है। ये केवल पानी है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये शुद्ध विलायक है। और एक हमारा है, इसमें पानी तो है लेकिन साथ साथ इसमें नमक भी मिला हुआ है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये नमक पानी है, नमक प्लस पानी। अब आप बताइए, मान लीजिए दोनों की जो मात्रा है वो हमने रखा हुआ है 500 ml। ये भी 500 ml है और ये भी 500 ml। ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं तो आपको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्लियर होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर दें, दोनों को हमने क्या किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। अब आप हमें ये बताइए कि जब दोनों को टेम्परेचर देंगे तो भाप पहले बनेगा कौन।
जो केवल पानी है वो जल्दी भाप बनेगा कि जिसमें नमक और पानी घुला हुआ है वो भाप बनेगा? तो आप कहेंगे सर जो केवल पानी है यानी जो शुद्ध विलायक है वो पहले भाप बनेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो शुद्ध विलायक है उसमें केवल पानी है तो वो जो टेम्परेचर होगा पानी ही एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसमें जो नमक और पानी है तो ये टेम्परेचर जो है नमक भी इसका एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए टेम्परेचर जब एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब क्या है कि इन दोनों के कंपेरिजन में भाप बनने की प्रकृति इसकी तेज़ हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, और ये भी भाप बनेगा लेकिन ये थोड़ा सा समय लेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक है, यानी ये पानी है तो शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक जो है इसका वाष्प दाब क्या है? अधिक है, और जो अशुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब क्या है? कम है ना। तो मान लीजिए मैं ये कहूँ कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है ना। हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अशुद्ध विलायक से अधिक होता है, अशुद्ध विलायक से अधिक होता है, अधिक होता है। बात समझे कि नहीं? ये जो शुद्ध विलायक है, क्योंकि ये पानी है तो ये भाप जल्दी बनेगा, तो इसके जो वाष्प दाब का मान होगा वो ज़्यादा होगा और इसके जो वाष्प दाब का मान है वो कम होगा। ठीक है, मान लीजिए जो शुद्ध विलायक है इसके दाब को हम मान लें P1 नॉट। शुद्ध है, यहाँ नॉट का मतलब आप इससे कम्बिनेट कर लीजिएगा कि ये शुद्ध है, इसलिए इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, जीरो अशुद्धि है, ऐसा समझिए, याद करने का फंडा। और ये जो अशुद्ध है इसको मान लेंगे P1, है ना। अब जो शुद्ध विलायक है और जो अशुद्ध विलायक है, इन्हीं दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक है और अशुद्ध विलायक है इसका अंतर, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि P1 नॉट माइनस P1, और यहाँ पर मैं डेल्टा दिखा दूँ। क्यों डेल्टा दिखा रहा हूँ? क्योंकि जब भी कोई अंतर देखना होता है वहाँ पर हम इसको डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल्टा P बराबर P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, क्योंकि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब से इसका मान अधिक है, तो जब भी इसका वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, अब हम राउल्ट के नियमानुसार जानते हैं। राउल्ट के नियमानुसार हमने आप लोगों को बताया था कि राउल्ट के नियमानुसार बताया गया कि जो वाष्प दाब होता है वो मोल अंश की क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने विलायक के लिए, ये विलायक के लिए हम मान रहे हैं, तो मान लीजिए हमने कहा विलायक के लिए P1 और इसके लिए जो x1 यानी मोल अंश का मान होगा वो x1 होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार कि जो P1 होता है वो x1 के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर हम बराबर निकालें तो हमको मिलेगा P1 नॉट x1। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने समीकरण 1 बनाया हुआ है और इसको हम समीकरण बना लेते हैं 2। अब देखिए जो P1 का मान है ना, यहाँ पर जो P1 का मान है वो मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम P1 का मान रख सकते हैं। तो हम जब इसको रखेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा P बराबर, देखिए यहाँ से P1 नॉट तो वैसे ही रहेगा, P1 नॉट माइनस P1 और यहाँ से हो जाएगा x1। ये कहाँ से मिला? P1 नॉट x1। तो आप कहेंगे सर ये P1 के बराबर था, तो ये P1 के बराबर था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो हमको ये जो P1 नॉट है ये कॉमन मिल सकता है, यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू, यहाँ से P1 नॉट कॉमन हो जाएगा और बचेगा यहाँ क्या? 1, और यहाँ क्या बचेगा? x1 बचेगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि जब भी कोई विलयन बना होगा, है ना, वो कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 मोल होगा। कितना होगा? 1 मोल होगा। और विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो भाई मोल अंश, ये विलायक मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं विलायक का मोल अंश है, विलायक का मोल अंश, और प्लस x2 को मान लेते हैं ये विलय का मोल अंश है। तो दोनों का जो मोल अंश होगा, है ना, वो कितना होगा? तो 1 मोल होगा तो बराबर 1 दिखा सकते हैं। कितना दिखा सकते हैं? 1 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं x2 बराबर निकालना चाहूँ तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है? x2 बराबर अगर हम देखें तो ये x का जो वैल्यू है ये इस साइड चला जाएगा तो मिलेगा 1 माइनस x1। अब आप ज़रा नज़र दौड़ाइए, जो हमने ये समीकरण प्राप्त किया है, क्या इस समीकरण में, ये जो समीकरण है, क्या इस समीकरण में 1 माइनस x1 है? तो 1 माइनस x1 के स्थान पर जो x2 हम रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए डेल्टा P बराबर, यहाँ से देखिएगा कि डेल्टा P हम लिखने जा रहे हैं, डेल्टा P बराबर
है ना। जो P1 नॉट है इसको P1 नॉट हम लिखते हैं P1 नॉट, और यहाँ 1 माइनस x1 के बराबर में क्या हमको मिल रहा है, x2 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x2। बस डेरिवेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। देखिएगा अब इस वैल्यू को हम चाहे तो इस तरफ ला सकते हैं, तो मतलब हम इसको दिखा सकते हैं कि डेल्टा P अपान में P1 नॉट, और इधर से दिखा सकते हैं x2। अब आप बताइए x2 किसका मोल अंश है, तो आप कहेंगे सर x2 जो है वो विलय का मोल अंश है, और विलय का मोल अंश होता है विलय के मोलों की संख्या, है ना, और बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपान में P1 नॉट, और बराबर में यहाँ लिख सकते हैं n अपान में n प्लस कैपिटल N। अब ध्यान से बात को समझिएगा कि जो यहाँ पर n है ये विलय है, और विलय की जो मात्रा होगी, है ना, वो विलायक में बहुत कम मात्रा में, इसलिए इसको यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि n जो है कैपिटल N यानी विलायक का जो मोल अंश है, मोल है, वो ग्रेटर देन किससे है, स्मॉल n से है। तो इसलिए नीचे का जो वैल्यू रहेगा, यही स्टेप आपको याद रखना है, नीचे का जो वैल्यू रहेगा वहाँ से हम स्मॉल n को हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, इसका वैल्यू बहुत ही कम के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपान में P1 नॉट इक्वल टू अपान में n अपान कैपिटल N। ये जो समीकरण है यही हमारा समीकरण है किसका, वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान का। इस प्रक्रिया को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है विलय का जो मोल होता है, मोल का जो होता है उसका फार्मूला होता है भार बटा अणु भार। तो यहाँ से अगर हम बनाना चाहें फार्मूले को, थोड़ा सा एक स्टेप हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ले जा करके लिख दे रहा हूँ, तो समझिएगा आप। देखिए जो डेल्टा P है उसको तो मैं ऐसे ही रखूँगा, और यहाँ पर जो P1 नॉट है उसको भी मैं ऐसे ही रखूँगा। बराबर में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या पदार्थ का भार बटा अणु भार, और यहाँ पर जो कैपिटल N है इसका भी हो जाएगा विलायक का भार बटा अणु भार। यानी हम लिख सकते हैं कैपिटल W अपान कैपिटल M, और ये भाग में कोई चीज़ रहता है तो ऊपर जाता है, गुणा हो जाता है, इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M अपान में कैपिटल W। तो ये जो समीकरण है, ये जो डेरिवेशन हुआ है, ये आपका है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। और किसके लिए है, तो ये आप जानते रहिए कि जो ठोस और द्रव का विलयन होता है, यानी अणु संघ के गुणधर्म का पहला प्रॉपर्टी है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, और इससे संबंधित हमने क्या प्राप्त कर लिया है, एक समीकरण प्राप्त कर लिया। इसी पर आधारित न्यूमेरिकल आता है। अब इसमें कौन सा क्या क्या चीज़ है उसको जान लेते हैं। ये जो डेल्टा P है, ध्यान रखिएगा, जो डेल्टा P है ये आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, अपेक्षिक अनुमान। अब अगर बात करें P1 क्या है, P1, तो देखिए P1 जो था वो अशुद्ध विलायक था, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर ये अशुद्ध विलायक है, अशुद्ध विलायक जिसमें अशुद्धि घुली हुई, अशुद्ध विलायक का दाब है, विलायक का दाब। अगर हम बात करें W क्या है, तो विलय पदार्थ का भार है, क्या है, W1 स्मॉल w है, तो विलय पदार्थ का भार, विलय का भार। यहाँ पर m क्या है, तो आप कहेंगे सर m जो है अणु भार है, किसका, विलय का, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर m की, कैपिटल M की बात करें तो विलायक का जो भार है, और कैपिटल W की बात करें तो ये जो विलायक का अणु भार है। इस प्रकार से वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान आपका समाप्त होता है। इस पर आधारित जो प्रश्न, जो न्यूमेरिकल हैं उसको हम लगवाएंगे। अब हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, क्वथनांक का उन्नयन या हिमांक का अनुमान। ठीक है।